नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनाव स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। सबसे पहले बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में हमने देखा जोरदार तेजी दिखाई दे रही है। क्या है इसके पीछे की वजह और क्या करना चाहिए आपको, अब ये समझेंगे शो में। नए ट्रैवल पैकेज को लेकर किस तरह की डिमांड है, IRCTC है फोकस में। सुनेंगे कि मैनेजमेंट का क्या कहना है और उसके बाद अब आपको क्या करना चाहिए स्टॉक में, ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी शो में होंगे शामिल। 4 दिनों की जोरदार गिरावट के बाद आज बाजार को कुछ राहत जरूर मिली। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद बाजार मामूली गिरावट के साथ ही लेकिन बंद हुए। तो आज लगातार 5वां दिन हमने देखा कि बाजार लाल निशान पर बंद हुआ है। निफ्टी 8 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि हमने देखा कि बाजार को IT, फार्मा, FMCG ऐसे कुछ शेयर थे जिनसे सपोर्ट मिला। दिन भर बाजार में किस तरह की उठापटक रही, बता रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। अगर आप एडवांस डिक्लाइन से देख रहे हैं, जितने एडवांसेस के साथ हम खुले थे उतने ही एडवांसेस के साथ आज हमने क्लोजिंग भी किया, यानी कि 1100 आप एडवांसेस देख पा रहे होंगे। ये तो पहली बात है। दूसरा, मार्केट की अच्छी चीज़ ये रही कि हमने 2 दिन तक अपने 200 दिन की एवरेज को टेस्ट तो किया, बट क्लोज उसके ऊपर कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आज मिड कैप श्रेणी का जो इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स, वो बाकायदा हरे निशान में बंद हुआ है। तो ये एक 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट के अंदर हैं। आज शाम को जब FIs के नंबर्स आएंगे उसके बाद, और US मार्केट्स के अंदर आज शाम को जब फेड चेयरपर्सन अपना एक बयान दे देंगे, उसके बाद ये देखना होगा कि मार्केट अपने 200 दिन की एवरेज को और कितना पक्का करता है। अगर 2 दिन उसने बचाया तो एक्सपेक्टेड है कि शायद तीसरे दिन भी बचा देगा। भारतीय बाजारों के लिए भी एक्सपायरी और RBI की अपनी पॉलिसी 2 अहम ट्रिगर रहने वाले हैं अगले 72 घंटे के अंदर अंदर। अब आ जाते हैं आप मार्केट के अंदर आज कौन कौन से टॉप गेनर्स थे या फिर लूजर्स थे। पहले मैं निफ्टी के शेयर्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं, और वहां पे अगर आप देखेंगे तो ऑटोज़ के शेयर के अंदर अभी भी आपको प्रेशर काफ़ी दिखेगा। अगर आप ऑटोज़ में देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प तेजी से टूटने वाला शेयर बन गया आज अदानी पोर्ट्स के अंदर भी हमको नुकसान देखने को मिला है। इसके अलावा टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक और JSW स्टील जैसे शेयर्स में आज गिरावट ज़्यादा थी, और एक गिरावट कहीं 1 से 1.5% के आसपास की थी जो कि बाजार को ड्रैग कर रहे थे। आ जाते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स की तरफ में। बढ़ने वाले शेयर्स कौन कौन से थे वहाँ पे आप देखेंगे, सिप्ला, श्री सीमेंट, BPCL और आयशर मोटर जैसे शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहाँ पे परसेंटेज में बढ़त 1 से 1.5% की थी। यानी कि बुल्स वर्सेस बियर का अगर आप परसेंटेज में भी देख पा रहे हैं शेयर्स के मोमेंटम के हिसाब से, तो वो आपको आमने सामने खड़े होते दिखेंगे। आज का जो स्टार परफॉर्मर रहा जिसने मार्केट को आज 200 दिन के नीचे एवरेज नहीं जाने दिया, वो बड़े शेयरों में था रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज क्लोजिंग बकायदा हरे निशान में हुई है, और ये उम्मीद करते हैं कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर और पुल बैक दिखाता है तो आपको ये बाजार को बचाने में कामयाब हो जाएगा। आज इसकी क्लोजिंग करीब 2400 के आसपास आती है। आते हैं छोटे मझोले शेयर्स और बैंकिंग स्टॉक्स में क्या हुआ। पहले छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स जिनके अंदर अच्छी बढ़त दिखी वो थे गैस वाले स्टॉक्स, महानगर गैस, गुजरात गैस, IGL। ये 3 शेयरों ने बैक टू बैक अच्छी बढ़त दिखाई है। एक तो उन्होंने कंज्यूमर्स को पास ऑन किया अपनी बढ़त, और दूसरा गैस के, नेचुरल गैस के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में थोड़े गिरे हैं, तो इनका बेनिफिट इनके अकाउंट से पहुंच रहा है। इंडियन होटल्स, माइंडट्री और डॉक्टर लाल पैथलैब, ये 3 शेयर ऐसे हैं जो कल भी हरे निशान में थे और आज भी इनमें बैक टू बैक हमको बढ़त आती हुई दिखी है। स्पेशली इंडियन होटल्स, जिसका आज ब्रेकआउट कैंडिडेट भी ये बनता हुआ दिखाएगा। अब आते हैं छोटे मझोले शेयर्स में जो शेयर पिटे कौन से हैं। इमामी के अंदर कई दिन से जो बढ़त थी आज वो गुम हो गई। साथ ही वरुण बेवरेजेस टूटा। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस F&O बैन के अंदर है, आज ये फिर से कमजोर हुआ है। इसके अलावा भारत फोर्ज भी अनवाइंडिंग का प्रेशर देख रहा था, आज ये भी डेज लो पे जाके बंद हुआ है। ये कुछ एक शेयर्स थे जो मिड कैप श्रेणी के अंदर थे। लास्ट में चलते चलते बैंकिंग, इस पर आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि आज क्रैक में और परसेंटेज में दोनों में बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगर मैं कुल मिला के 12 ही शेयर सिर्फ देखूं बैंक निफ्टी के, तो उसमें से 8 से ज़्यादा शेयर्स लाल निशान में आज क्लोज करके गए। इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट थी वो थी कोटक महिंद्रा बैंक और SBI में, जो दोनों ही वेटेज वाले शेयर्स हैं। फिलहाल थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। आगे चल के मैक्रो ट्रिगर्स इस पूरे हफ्ते काफ़ी रहने वाले हैं। बिल्कुल, मैक्रो ट्रिगर्स हैं जो बाजार का रुख शायद तय कर सकते हैं, लेकिन ये तो आने वाले दिनों की बात हुई। कल के लिए क्या करना चाहिए आपको, पूछते हैं हमारे 2 खास मेहमानों से। आशीष महेश्वरी और विपुल काकरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। विपुल, एक बार फिर बाजार ने दिखाया कि वो अपने 200 दिन का जो DMA है, जिसे कहा जाता है डेली मूविंग एवरेज, उसको सपोर्ट कर पा रहा है। अभी भी हमने देखा कि आज जब बाजार 17,000 के नीचे गया भी था तो वापस एक रिबाउंड देखने को मिला। कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप इसे मानते हैं और क्या लगता है ये होल्ड कर पाएगा इस हफ्ते?
मैं समझता हूँ अभी जो मार्केट में चलन चला है, पहले हमने देखा था कि 18,000 का जो लेवल था उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, और उसके बाद में यूएस फेड की पॉलिसी के बाद में लगातार गिरावट आई करीबन 1,000 पॉइंट की मार्केट में। एक टेक्निकल बाउंस जरूर देख सकते हैं हम, और आगे जो मार्केट का डायरेक्शन वो हमें क्लियरली मिलेगा, वो अपने आरबीआई की पॉलिसी के बाद में क्लैरिटी आएगी कि वहां पर किस तरह का मोमेंटम बनेगा। फिलहाल तो सेल ऑन राइज का ही मार्केट लग रहा है। यहाँ पर 150-200 पॉइंट का पुल बैक अवश्य देख सकते हैं टेक्निकल बाउंस की वजह से, और उसके बाद में मैं समझता हूँ कि मोमेंटम फिलहाल बेयर साइड का जारी रहेगा। तो आपको क्या लगता है विपुल कि ये जो सेल ऑन राइज आप कह रहे हैं, क्या ये उन स्टॉक्स की तरफ फोकस करना चाहिए जहां पर हमने रैली देखी है, जैसे आईटी हुआ फॉर एग्जांपल, एफएमसीजी हुआ, क्योंकि रुपी की वीकनेस की वजह से इनको थोड़ी मदद मिल रही है, इनमें मूवमेंट दिख रहा है। क्या अगर तेजी बढ़ी इन स्टॉक्स में तो वहां पर आप सेल करेंगे, या कोई और सेक्टर्स हैं जहां आपका फोकस होगा? मेजर अभी प्रेशर जो आएगा वो बैंकिंग सेक्टर की वजह से होगा, बिकॉज रेट हाइक अगर जो हम उम्मीद कर रहे हैं जो आरबीआई कर सकते हैं, तो वहां से मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर फिलहाल प्रेशर बनेगा। और मार्केट में एक रूमर चल रही थी कि अभी जो आरबीआई का बॉन्ड बाइंग का प्रोग्राम है बैंक्स का, वो शायद 1 साल के लिए और डिफर हो सकता है। अगर ये सूचनाएं सही रही तो और बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर अभी देखने को हमें मिल सकता है आगे चल के। आईटी सेक्टर होल्ड कर रहा है अभी, ऑलरेडी उसमें काफी एक अच्छा करेक्शन आ चुका था, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है और रुपी घट रहा है, उसकी वजह से एक्सपोर्ट कंपनीज के लिए फायदा हो रहा है, तो उस वजह से आईटी कंपनीज में फिलहाल थोड़ा सा स्ट्रेंथ बना हुआ दिखाई दे रहा है। करेक्ट, तो बैंकिंग पर दबाव हो सकता है आने वाले दिनों में। आशीष, आपका क्या व्यू बन रहा है, कितना इस बार रिजर्व बैंक जो है ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं, और किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा उसके बाद शेयर बाजार पर? देखिए, अब तो एक कंसेंसस भी बनता जा रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट तक का जो रेट हाइक है वो आएगा। उससे कम नहीं आ सकता, क्योंकि फिर आरबीआई काफी बिहाइंड द कर्व चला जाएगा दूसरे सेंट्रल बैंक के कंपैरिजन में। और बहुत इससे ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण से इंडस्ट्री की जो डिमांड और जो जो ग्रोथ है काफी फर्क पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि 50 बेसिस पॉइंट का एक रेट हाइक बिल्कुल आएगा, और ये फैक्टर इन भी हो चुका है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा मार्केट जब ये फ्राइडे को रेट हाइक आएगा उसके बाद में कोई ज्यादा नर्वसनेस आएगा। और मुझे लगता है कि अभी जो ज्यादा फैक्टर डोमिनेंट है कि ग्लोबल मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। अभी थोड़ा-सा ध्यान उस डायरेक्शन में देना ज़रूरी है, क्योंकि एफआईज़ की तरफ से जो बिकवाली का दौर चल रहा है या जो उनके सेलिंग चल रही है, यदि वो नहीं रुकेगी तो आपके फंडामेंटल कितने भी रोबस्ट हो, वो उसमें बाज़ारों में गिरावट देखने को मिलती ही मिलती है। तो इन सारे ग्लोबल फैक्टर्स में अभी ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। करेक्ट, ग्लोबल फैक्टर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगे, और आधा % का रेट हाइक आने की उम्मीद है। बाजार कहीं ना कहीं उन्हें एडजस्ट कर भी चुका है, पचा भी चुका है। तो देखते हैं, फिलहाल हम देख रहे हैं कि 17,000 को तो होल्ड किए हुए है मार्केट ने, निफ्टी ने। कल के सेशन में ये रह पाता है कि नहीं, वो भी देखने की बात होगी। स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा शुरू करते हैं। हमने आज देखा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनियां थी उनमें जोरदार तेजी देखने को मिली। क्या उसके पीछे वजह रही, और कितने तेज थे ये स्टॉक, बता रहे हैं मेरे सहयोगी सौमित सरकार। अगर आप देखेंगे तो पूरा सीजीडी स्पेस जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस, सब में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। कंपनी स्पेसिफिक रीजंस है। आईजीएल की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो 1 अक्टूबर से एनसीआर और दिल्ली रीजन में जो डीजल जनरेटर्स है उनको बैन कर दिया गया है। अब आगे चलते या तो गैस बेस्ड जनरेटर्स ही यूज़ किया जा सकता है, या तो हाइब्रिड जिसमें 70% गैस होता है 30% डीजल होते हैं, यही जनरेटर्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसके कारण सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 2023 में आईजीएल के जो वॉल्यूम्स है उसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ऐसे एक्सपेक्टेशंस, और इसी कारण आईजीएल में अच्छा खासा अपमूव दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम गुजरात गैस की बात करें तो गुजरात गैस मेजरली इंडस्ट्रीज और कमर्शियल पर्पस के लिए गैस सप्लाई करता है, तो उनका जो मेजर गैस रिक्वायरमेंट होता है वो ओपन मार्केट से लिया जाता है। अब इसकी जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट होती है, 55% ऑफ जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट है वो ब्रेंट क्रूड प्राइसेस लिंक्ड है। मतलब अगर ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो गुजरात गैस के लिए भी जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, और इसी के कारण उनका जो टोटल ओवरऑल ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ गैस है वो भी कम हो जाएगा।
जाते हैं। उसी के साथ अगर हम देखें तो एशिया स्पॉट गैस प्राइसेस जो है वो भी अपने पीक $70 पर MMBTU के पीक से अब वो नीचे आ गया है और करीब $38 पर MMBTU के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये दो कारणों के कारण वजह से अगर हम देखें तो टोटल गैस कॉस्ट गुजरात गैस के लिए भी, MGL के लिए भी और IGL के लिए भी कम हो गया है आगे चलते। तो ये एक मेजर रीज़न है जिस कारण हमें सारे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में अच्छे खासे गेन्स दिख रहे हैं। उसके अलावा अगर देखें तो ओवरऑल गैस प्राइसेस एशिया में, यूरोप में और US में भी कम हो रहे हैं, जो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और उसी के साथ मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है कि 1 अक्टूबर से जबकि APM गैस प्राइसेस रिवाइज होने की बात चल रही है, उस समय इधर कोई प्राइस रिवाइज नहीं होगा या तो जो रिविजन होगा वो लोअर देन एक्सपेक्टेड होगा और इसी कारण सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को आगे चलते मार्जिन्स में बेनिफिट मिल सकता है। और ये सारे रीजंस के कारण हमें सारे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम आज के ट्रेड में देखने मिल रहा है। आशीष, आप कैसे रीड करेंगे अगर अक्टूबर से नहीं हुआ बदलाव कुछ, तो फिर ये जो तेजी है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में, IGL, MGL इन स्टॉक्स में, ये जारी रहेगी? देखिए बदलाव तो होगा बट मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ड्रास्टिक नीचे की तरफ बदलाव किया जाए और प्राइसेस में कटौती पड़ेगी क्योंकि प्राइसेस में काफी सारा फॉल आया है और ये पॉजिटिव भी रहेगा उनके लिए क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ दोबारा से आएगी। तो अब इसी रीजन के चलते आज हमने तीनों गैस के जो डायरेक्ट प्लेज है IGL, MGL और गुजरात गैस तीनों में बाइंग देखा है और मेरे हिसाब से ये बाइंग बिल्कुल 1 अक्टूबर तक जारी रहेगी जब तक नए प्राइसेस नहीं आते। तो जिन निवेशकों को बाय करना है मेरा सलाह रहेगी कि कल बाय करके 1 अक्टूबर तक होल्ड करें या ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से रख लें और वहां पर एक बार जब न्यूज आता है तब वो स्टॉक में से निकल जाए क्योंकि लॉन्ग टर्म में अभी भी जो कमोडिटी के प्राइसेस में जो वोलेटिलिटी बनी हुई है तो कितना सस्टेन करेंगे आगे स्टॉक प्राइसेस उस पे अभी कॉल लेना सही नहीं रहेगा, इसलिए ये ज्यादा एक ट्रेडिंग बैट है मेरे साथ। बेट हो सकती है यहाँ पर। विपुल, आप कौन सा स्टॉक लेंगे? IGL, MGL, गुजरात गैस, इन तीनों में से अगर एक चुनना है तो चार्ट के लिहाज से कौन सा लेना चाहिए? मैं यहाँ पर गुजरात गैस सेलेक्ट करूंगा जहां पर बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। प्योरली टेक्निकल प्ले की वजह से मोमेंटम बना है स्टॉक में अभी। अगर कोई भी डिप यहाँ पर गुजरात गैस में आए तो शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाय कर सकते हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में गुजरात गैस पसंद आता है, यहाँ पर कुछ डिप्स आने दीजिए। आज तीनों ही स्टॉक में हमने देखा कि करीब 6% की बढ़त थी तीनों में। 1 तारीख तक होल्ड करने की सलाह यहाँ पर आशीष की तरफ से ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉल बहुत ज़्यादा नहीं है। ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक आपके पास, आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा भी जो है उसकी काफ़ी शानदार बुकिंग देखने को मिली है। करीब 57,000 गाड़ियों की बुकिंग हो भी चुकी है। मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ रही हैं, बता रही हैं क्या खास है इस गाड़ी में और नया क्या लेकर आई है मारुति। बताइए सृष्टि। मारुति के ग्रैंड विटारा प्राइजेस अपने रिवील करने के बाद ब्रोकरेजेस की तरफ से कुछ मिक्स व्यूज़ आते हुए नजर आए हैं क्योंकि अगर हम देखें जो ग्रैंड विटारा गाड़ी है ये टोयोटा के कोलैबोरेशन में बनी है और टोयोटा भी ऑलमोस्ट सिमिलर गाड़ी जो कि टोयोटा हाई राइडर के नाम से आती है उसको लॉन्च किया है उन्होंने। पर यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों के ऑफरिंग में एक प्राइस डिफरेंशियल है। 2 वर्जन्स में गाड़ी आ रही है, एक है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और एक है माइल्ड हाइब्रिड। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें तो वहाँ पे मारुति ने अपनी प्राइजेस जो हैं टोयोटा की हाई राइडर से 50,000 ज़्यादा की रखी हैं। वहीं अगर बात करें अगर इनके माइल्ड हाइब्रिड वर्जन की तो वहाँ पे जो मारुति है वो 20,000 सस्ती गाड़ियाँ बेच रही है टोयोटा के कंपैरिजन में। ये प्राइस डिफरेंशियल का रीज़न काफ़ी सिंपल है कि जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन है उसमें टोयोटा की टेक्नोलॉजी है, जो माइल्ड हाइब्रिड वर्जन है उसमें सुजुकी की टेक्नोलॉजी लगी हुई है। अब ब्रोकरेजेस का क्या कहना है इस पे? नोमिरा का व्यू अगर सबसे पहले देखें तो वो न्यूट्रल है स्टॉक पे उनकी रेटिंग, पर उनका जो टारगेट है वो 8,970 रुपीज़ का है। उनका कहना है कि अच्छी गाड़ी है, आगे चल के मार्केट शेयर भी SUV सेगमेंट में देखने को मिलेगा। ये उम्मीद कर रहे हैं FY23 तक 43-44% तक मार्केट शेयर जा सकता है। पर वहीं अगर CLSA की बात करें तो उनका कहना है कि जो प्राइसिंग है वो प्रीमियम पे देखने को मिली है और कहीं ना कहीं जो मार्केट शेयर है मारुति का वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ते हुए नजर आएगा जितना कि सभी एनालिस्ट और एक कंसेंसस एस्टिमेट जो है वो मान के चल रहे हैं। तो ऑफरिंग तो की जा रही है। मारुति ने अभी अपनी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए कुछ 67,000 के इंट्रोडक्टरी ऑफर्स भी रखे हैं थोड़ा इस प्राइस डिफरेंशियल को कॉम्पेंसेट करने के लिए, पर ब्रोकरेजेस की तरफ से एक मिक्स्ड व्यू आता हुआ हम ज़रूर देख रहे हैं।
आशीष, एक समय था जब मारुति को 10,000 तक का टारगेट भी दिया जाता था बड़े ब्रोकरेजेस की तरफ से। अब सडनली जो है न्यूट्रल व्यू हो रहा है, 8500 8700 पे तो ये स्टॉक चल ही रहा है। आपका क्या व्यू है इस समय मारुति पर? देखिए, एक इशू ये सबसे पहले तो जो टोयोटा की जो हाई राइड है और ग्रैंड विटारा हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग वर्जन लॉन्च हुआ, उसमें 3 लाख रुपए का प्राइसिंग वेरिएशन है, जबकि सेम प्लेटफॉर्म पे दोनों गाड़ियां बन रही है। तो मुझे लगता है इनिशियल यूफोरिया इसलिए है क्योंकि जो रीच है वो मारुति की कहीं ज्यादा है टोयोटा के कंपैरिजन में, बट प्राइस वेरिएशन काफी ज्यादा है, 18 लाख और 15 लाख का। तो एक ये थोड़ा सा मार्केट को पसंद नहीं आया क्योंकि मार्केट की काफी उम्मीद थी इस पर्टिकुलर हाइब्रिड एसयूवी को लेकर, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो डिमांड है गाड़ियों की वो काफी पिकअप होने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है 57,000 जरूर गाड़ियों का बुकिंग हुआ है, प्राइस अट्रैक्टिव लगा है, बट आगे कितना सस्टेन करेगा उसको लेकर थोड़ा सा मार्केट को डाउट है, और यही रीजन है मैं आज हमने इस मारुति के स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आता देखा। बट ओवरऑल यदि फोर व्हीलर का साइज देखे तो इस साल क्यूमुलेटिव गाड़ियां 37-38 लाख गाड़ियां बेचने वाले हैं फोर व्हीलर के मैन्युफैक्चरर्स। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा समस्या की बात है, क्योंकि मारुति के दूसरे जो वेरिएंट्स है उस पर अच्छा डिस्काउंट करके वो वॉल्यूम सेल जनरेट कर रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि 8,500 के आसपास मारुति के स्टॉक में बिल्कुल बाइंग का मौका बने। ओके, 8,500 के लेवल पर मारुति में बाइंग की जा सकती है। अभी भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन कुछ गिरेगा स्टॉक तब बनेगा मौका। विपुल, टाटा मोटर्स या मारुति, आप किसे पिक करेंगे? करंट सिनारियो पे तो मैं दोनों स्टॉक पे ही अवॉइड करूंगा। जिस तरह से सेटअप बन रहा है यहाँ पर टेक्निकली अगर हम देखें, मारुति में मोमेंटम बन रहा था, बट वही बार बार होता है, 9,000 के आसपास जब भी आता है फेल हो जाता है रेजिस्टेंस क्रॉस करने का। और टाटा मोटर्स में एक डाउनसाइड का मोमेंटम अभी बना हुआ है। मैं समझता हूँ करीबन 370 या 350 के आसपास अगर टाटा मोटर्स में मिले तो वहां पर हम निवेश की सलाह करेंगे। फिलहाल तो अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है यहाँ पर दोनों स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। दिग्गजों में अपॉर्चुनिटी नहीं है, टाटा मोटर्स मारुति दोनों को आप अवॉइड कर रहे हैं। तो ऑटो एंसिलरी की बात करते हैं, वहां हमने थोड़ा सा मूवमेंट देखा। एमआरएफ आज करीब 2% ऊपर, हमारा राजा बैटरी, अपोलो टायर्स, इन सब में हमने पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार आज होते हुए देखा है। इस स्पेस में कुछ पसंद आता हो विपुल? इस स्पेस में भी ये फिलहाल न्यूज ड्रिवन है, मोमेंटम नहीं है। ओवरऑल जो ट्रेजेक्टरी है दोनों स्टॉक्स की ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। हमने ये देखा है अक्सर कि जो ये बैटरी वाले स्टॉक्स हैं, जैसे अमर राजा हो गया, एक्साइड हो गया, इनमें मोमेंटम अच्छा पिकअप नहीं हुआ है फॉर एक्स रीजंस। तो जब तक यहाँ पर मोमेंटम बनता नहीं है मैं इन स्टॉक में निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा। ओवरऑल ट्रेजेक्टरी इनकी डाउन ट्रेंड में ही चल रही है, तो अवॉइड करूंगा मैं इन दोनों स्टॉक को। पूरे स्पेस को अवॉइड करने की स्थिति है, कोई बात नहीं, बेहतर है, अच्छी बात है। आशीष, एक स्टॉक में आपसे सलाह चाहूंगा जो कल लिस्ट हुआ, हर्षा इंजीनियर्स। हमने देखा करीब 40-45% का बढ़िया गेन पहले दिन में दिखाया। बाजार उस दिन बहुत खराब था कल के दिन, लेकिन फिर भी वो स्टॉक की लिस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई। 70-75 गुना वो पूरा आईपीओ लिस्ट सब्सक्राइब हुआ था। आज भी जब बाजार में हमने देखा उठापटक काफ़ी थी, तो ये 3% नीचे ही बंद हुआ है, ज़्यादा गिरावट नहीं है, 470 पे अभी भी है। क्या कॉल है इस पर आपका? एक जो इनिशियल यूफोरिया रहता है आईपीओ लिस्टिंग के बाद में, हमने सिमरा एसजीएस में भी देखा कि 2 दिन में स्टॉक में मूव यूफोरिया रहा, उसके बाद में वो रेट कभी आया ही नहीं। तो ऐसा ही जो सिरमा के साथ हुआ, ऐसा ही मेरा मानना है हर्षा के साथ होगा, क्योंकि बाजार में इतना प्रॉफिट यदि मिल रहा है लिस्टिंग के बाद में तो कोई भी निवेशक रुकता नहीं है आजकल। आपका कोई दूसरा कंपल्शन है कि कहीं दूसरे के लॉस हुआ है तो आप अपना जहाँ गेन बना है तो वहाँ आप निकालना चाहते हो। तो मेरी सलाह भी रहेगी कि जिन निवेशकों के पास में स्टॉक है, क्योंकि आईपीओ में अट्रैक्टिव प्राइस पे लगा है स्टॉक, तो एक बार आप भी मुनाफा वसूली कर ले, क्योंकि हमने यही ट्रेंड देखा है कि आईपीओ की लिस्टिंग के 2-4 दिन के बाद में वो स्टॉक के प्राइसेस दोबारा आते नहीं है जल्दी। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से निकल जाने की। राइट, तो इसमें से निकल जाने की सलाह रहेगी अगर आपके पास ये स्टॉक है। हमने देखा कि काफ़ी ज़ोरदार लिस्टिंग हुई थी कल इसकी, और आज भी ये होल्ड तो कर ही रहा है, 470 पर था ये स्टॉक।
तो आप इसमें से जो मुनाफा है उसे घर ले जाएं तो वो बेहतर है। आज जो है वो वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है, ये भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। और ये भी बता दें कि भारत में जो है टूरिज्म ने काफ़ी जोर पकड़ लिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडेक्स में भारत 54वें नंबर पर है। IRCTC ने भी यात्रियों के लिए सस्ते टूर पैकेजेस का ऐलान किया है। ऐसे में कैसी है टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री की डिमांड? IRCTC की CMD रजनी हसीजा से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जैसा कि आप जानते हैं, लखनऊ से थाईलैंड का एक पैकेज है और हमारी जो लग्जरी ट्रेनें हैं वो सब ट्रैक पर आ गई हैं और जल्दी लग्जरी ट्रेन के जो है रोड शोज वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूरिज्म दोनों खुल गए हैं और डोमेस्टिक टूरिज्म में हम स्वदेश दर्शन ट्रेनें जो हैं बहुत ही तेजी से बेच रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि टूरिज्म में जो पिछले क्वार्टर में हम लोग पिछले क्वार्टर से हमने प्रॉफिट रजिस्टर करना शुरू कर दिया है। तो ईश्वर ने चाहा और ये सीजन जो कि नवंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक अच्छा सीजन माना जाता है टूरिज्म के लिए, तो इट इज गोइंग टू बी बोनेंजा फॉर एवरीवन इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। बिल्कुल, तो टूरिज्म का बोलबाला हो रहा है। IRCTC का मैनेजमेंट उम्मीद कर रहा है कि इस बार का सीजन अच्छा रहेगा। मैं दोनों से ही पूछूंगा कि अगर इस स्पेस में पसंद करना है कोई स्टॉक तो कौन सा होना चाहिए। आशीष, पहले आप बताइए, ट्रैवल के साथ जाएंगे या स्टे होटल के साथ जाएंगे या फिर रिजॉर्ट वाली कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा हॉलीडेज टाइप, कौन सी कंपनी पसंद आती है आपको ट्रैवल टूरिज्म में? देखिए, वो जो मेरा पिक था वो आपको भी आज कोइंसिडेंटली इसी सेक्टर का था, वो था इंडियन होटल। तो मैं उसी के बारे में बताना चाहूंगा। मेरा मानना है सबसे पहले तो टूरिज्म सेक्टर में आपको लीडर्स के साथ रहना चाहिए अभी। दूसरी बात ये है कि जो फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल बढ़ रहा है सीजन और ऑफ सीजन, ये और जो प्राइसेस हैं वो सितंबर में भी उतने ही हैं जितने दिसंबर में के प्राइसेस में, क्योंकि बहुत सारा इनबाउंड टूरिज्म बढ़ गया है जिसका बड़ा बेनिफिशियरी इंडियन होटल्स रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो 5 स्टार प्रॉपर्टीज इंडिया में इंडियन होटल्स के पास में है। तो यही एक रीजन है कि इसके दूसरे ब्रोकरेजेस भी 380 से 400 के टारगेट दे रहे हैं। और मेरा मानना है जो उनका लास्ट ईयर का लॉस था 800 करोड़, उसके कंपेरिजन में 2024 में ये कंपनी कम से कम 1200 करोड़ रुपए कमाने वाली है। तो काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। हर साल में 12 से 15 होटल वो ऐड करने वाले हैं और 3 साल में 300 से ज्यादा उनके पास में लग्जरी होटल्स होंगे। तो बिल्कुल इस स्टॉक पे मेरी बाई की सलाह है इस सेक्टर में। और एक मेरा VIP स्टॉक भी था आज। आपका VIP स्टॉक भी हमने ऑलरेडी ले लिया है, एक तो ले ही लिया कम से कम। इंडियन होटल यहाँ पर 400 रुपये तक का टारगेट है। थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया, और जाहिर तौर पर जैसा आशीष ने कहा लीडर के साथ रहेंगे तो मुनाफा होने की संभावना ज्यादा रहेगी। चलिए क्विकली आपको बता देते हैं कि कल बाजार के लिए क्या क्या ट्रिगर होने वाले हैं, आपको किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। मेरी सहयोगी वामाक्षी जुड़ रही है मेरे साथ। बताइए वामाक्षी। आइए देखते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ग्लोबल क्यूज़ की बात करें तो EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट ये कल एक्सपेक्टेड है और इस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। अगर हम कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड की बोर्ड की बैठक होने वाली है और वो फंड रेजिंग कंसिडर करने वाले हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स पर भी फोकस करिएगा। टाटा मोटर्स की जो EV है टाटा टियागो, वो कल इंडिया में लॉन्च होने जा रही है, तो इस पर भी नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा ITI की बोर्ड मीट भी होगी और इसमें वो कंसिडर करेंगे इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो ECB की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड ओपनिंग रिमार्क्स देने वाले हैं फ्रैंकफर्ट फोरम, और ये फोरम एक्चुअली होने वाला है US यूरोपियन जियो इकोनॉमिक्स पर। तो ये थे सारे फैक्टर्स जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बिल्कुल शुक्रिया वामाक्षी। तो ये कल के लिए ट्रिगर्स आपके सामने। वक्त हो गया अब जानने का मेरे मेहमानों के कौन से हैं आज के VIP शेयर्स। तो आशीष, एक शेयर तो हमने आपसे पूछ लिया पहले शो के दौरान ही, क्या कोई और भी आइडियाज है आपके पास? ये ऐसे एक मैं स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा शुगर सेक्टर से, श्री रेणुका शुगर। मेरा मानना है इस स्टॉक की अब काफी री रेटिंग होने वाली है, क्योंकि जो उनके पेरेंट कंपनी विल्मार शुगर होल्डिंग सिंगापुर में है, उनका काफी कंसंट्रेशन अभी इस कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो कर रहे हैं। तो उन्होंने पैसा भी लाया है और कंपनी को जो पैन इंडिया ले जाने में भी उसमें हेल्प कर रहे हैं। तीसरी बात, ये कंपनी के लॉसेस में भी हमने क्वार्टर ओवर क्वार्टर गिरावट आते हुए देखा है। और जो अब शुगर सेक्टर में इथेनॉल के शुगर की जो कंबाइंड स्टोरी बन रही है उसमें, क्योंकि सबसे बड़ी कैपेसिटी रेणुका शुगर के पास में है, तो वहां पर भी
इसको बेनिफिट होगा। तो 70 रुपए के प्राइस टारगेट के लिए इस स्टॉक को बाय की सलाह। ओके, तो श्री अनुका एक और पिक यहाँ पर IHCL के अलावा यहाँ पर आप 70 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। विपुल, आपकी तरफ से कोई आइडियाज? मेरी तरफ से एक टेक्निकल कॉल रहेगा आईटीसी पे। मैं इसको सेल ऑन राइज करूंगा, करंट स्तर पे नहीं, करीबन 340 के आसपास अगर उस लेवल के मुझे अगर स्टॉक मिले तो मैं वहां पर सेल ट्रेड की सलाह दूंगा 333 और 326 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस बांधूंगा 346 का। तो ये प्योरली एक टेक्निकल कॉल है, आईटीसी पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी मेरी। और दूसरा जो मेरा पिक रहेगा वो है एक स्टॉक क्राफ्ट लिमिटेड, क्योंकि अभी दिवाली का सीजन है, फेस्टिवल का सीजन आने वाला है, चल रहा है इनफैक्ट। तो मैं समझता हूं कि इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड रहेगी, और यहाँ पर भी करंट लेवल से हम बाई की सलाह कर सकते हैं, और एक स्टॉप लॉस रखूंगा जो है 640 का। मेरे टारगेट लेवल यहाँ पर रहेंगे 740 और 780 के। ओके, तो स्टोव क्राफ्ट में आपको करना है बाय, यहाँ पर 780 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आईटीसी पे सेल ऑन राइज 340 के आसपास तक ये स्टॉक जाएगा, तो वहां पर आप इसको बिकवाली करके चलें तो आपको मिलेगा फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया विपुल और आशीष, समय निकालकर हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए। चलिए कल की तैयारी को यहीं समेटेंगे, मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।